नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है। किसकी क्लास? करंट अफेयर की क्लास, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और साथ ही साथ यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस, पीसीएस या तो आईएएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों ये हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास पर डे होती है, जो कि पर डे हम लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ, डिटेल के साथ हम लोग इस क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, और साथियों आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि क्लास कैसी लगती है आप लोगों को। हमारे द्वारा जो क्लास यहाँ पे दी जाती है वो क्लास कैसी लगती है, इस क्लास की प्रतिक्रिया भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों के लिए इस क्लास को लेकर या और भी जो क्लासें आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे चल रही हैं, उन क्लासों के लिए अगर मैं और भी कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी अगर कोई क्लासें आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं। मैं वो क्लासें भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ साथियों, क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए, ठीक, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य भी ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंच सके यह क्लास, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक साथियों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों तक भी यह क्लास पहुंच सके। ठीक साथियों, आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, इन क्लासों को आपको शेयर करना चाहिए। ठीक साथियों, तो साथियों सबसे पहली जानकारी है आज की सबसे पहली जानकारी क्या है कि प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर, प्रधानमंत्री और कतर के अमीर, कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोनिक वार्ता हुई, टेलीफोन पर बातचीत हुई। क्या हुई साथियों? बातचीत हुई। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ कतर देश के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, क्या नाम है, कतर देश के जो अमीर हैं वहाँ के अमीर का क्या नाम है, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन दोनों के बीच टेलीफोन पे बातचीत हुई। ठीक साथियों, किस पे? टेलीफोन पे बातचीत हुई। साथियों, प्रधानमंत्री ने कतर के आगामी राष्ट्रीय दिवस के लिए, आगामी कतर का जो राष्ट्रीय दिवस है वो राष्ट्रीय दिवस के लिए महामहिम अमीर को बधाई और शुभकामना दी। बधाई के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए महामहिम अमीर ने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के कतर के राष्ट्रीय दिवस समारोह के प्रति उत्साह की सराहना भी की। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को हाल में संपन्न दिवाली पर्व के लिए गर्मजोशी के साथ बधाई भी दिया। साथियों, दोनों देशों ने
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत सहयोग के संबंध में चर्चा की और इस दिशा में हाल में हुए सकारात्मक घटनाक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने भारत में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए कतर का जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय भी लिया। साथ ही साथ साथियों, भारत में समग्र ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में कतर के निवेश की संभावनाएं तलाशने का निश्चय भी किया। साथियों, दोनों नेताओं ने नियमित रूप से संपर्क में बने रहने और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जन स्वास्थ्य की परिस्थितियां सामान्य होने के बाद व्यक्तिगत रूप से मिलने पर सहमति भी व्यक्त किया। क्या किया साथियों? व्यक्तिगत रूप से मिलने की सहमति भी व्यक्त किया। कब? कोविड-19 का दौर जैसे जैसे समाप्त होगा। ठीक साथियों, कोविड-19 का दौर जब समाप्त होगा तो दोनों लोगों ने मिलने का भी निश्चय किया। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली इंफॉर्मेशन की बात करें साथियों, हम लोग कतर की बात कर रहे हैं तो कतर देश के बारे में हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो कतर की राजधानी की बात करें साथियों, तो कतर देश की राजधानी क्या है? दोहा यहाँ की राजधानी है। क्या है? दोहा यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ साथियों, कतर के सबसे बड़े नगर की बात करें तो सबसे बड़ा नगर यहाँ का सबसे बड़ा नगर क्या है साथियों? दोहा ही यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। अगली बात करें साथियों कतर के लिए, तो यहाँ की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा की बात करें तो अरबी यहाँ की राजभाषा है। क्या है? अरबी यहाँ की राजभाषा है। साथियों, यहाँ पे पूर्ण राजशाही सरकार है। कतर में पूर्ण राजशाही गवर्नमेंट है। ठीक, अगर कतर के मुद्रा की बात करें साथियों तो रियाल यहाँ की मुद्रा है। कतर की मुद्रा की बात करें तो रियाल यहाँ की क्या है साथियों? मुद्रा है। साथ ही साथ साथियों, यहाँ के अगर प्रधानमंत्री की बात करें, कतर के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जावेर अल थानी। कतर के साथियों अमीर की अगर बात करें तो उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो हमद बिन जासिम बिन जावेद अल थानी यहाँ के क्या प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक साथियों, यहाँ के क्या प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक साथियों, अब अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के साझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दायित्व का निर्वहन करेंगे। किसे साथियों? राजेश बिंदल जी को जम्मू एवं कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का जो उच्च न्यायालय है, क्या है? उच्च न्यायालय है। इन दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे राजेश जिंदल जी। तो अगली जानकारी है साथियों कि न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख
और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के साझा क्या केंद्र शासित प्रदेशों के साझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दायित्वों का क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। साथियों, राजेश जिंदल जी जो है, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी, ये राजेश बिंदल जी साथियों जम्मू एवं कश्मीर साथ ही साथ लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों। ठीक, ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का जो उच्च न्यायालय है, इन दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों कार्य करेंगे राजेश बिंदल जी। ठीक, ये दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। साथियों, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 223 है, उस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में साझा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति कौन? साझा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को 9 दिसंबर 2020 से, अर्थात आज ही से, इन्हें अपने कार्य का निर्वहन के लिए इस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। इनको साथियों, इनकी नियुक्ति की बात करें, जिनकी नियुक्ति 9 दिसंबर अर्थात आज 9 दिसंबर 2020 से इनकी नियुक्ति की बात कही गई। कहाँ के लिए? जम्मू एवं कश्मीर साथ ही साथ लद्दाख, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी अर्थात साथियों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया अनुच्छेद 223 के तहत साथियों। ठीक साथियों, उनकी यह नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के साझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो साझा मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इससे पहले थे साथियों, क्या नाम था उनका? कुमारी गीता मित्तल के पद से सेवानिवृत्त के परिणाम स्वरूप हुई है। साथियों, इनकी नियुक्ति जो राजेश बिंदल जी की जो नियुक्ति हुई है, इससे पहले यहाँ के साझा मुख्य न्यायमूर्ति साथियों गीता कुमारी थी। कौन? कुमारी गीता मित्तल यहाँ की क्या थी? न्यायाधीश थी साथियों। राजेश बिंदल से पहले यहाँ की न्यायमूर्ति कुमारी गीता मित्तल यहाँ की क्या थी साथियों? कुमारी गीता मित्तल यहाँ की इससे पहले न्यायमूर्ति राजेश बिंदल से पहले जम्मू एवं कश्मीर साथ ही साथ लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की साझा मुख्य न्यायाधीश कुमारी गीता मित्तल जी थी। ठीक साथियों, ये सेवानिवृत्त हो गई हैं, जिसके बाद इनको किसे? राजेश बिंदल जी को क्या यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। साथियों, न्यायाधीश श्री राजेश बिंदल का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 16 अप्रैल 1961 को हुआ था। ये साथियों बीकॉम LLB की पढ़ाई किए हैं। एक वकील के रूप में इन्हें 14 सितंबर 1985 को नामांकित किया गया था। साथियों, इससे पहले राजेश बिंदल जी कब 16 अप्रैल 1961 को इन्हें वकील के रूप में 14 सितंबर 1985 को साथियों नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कराधान, संवैधानिक, सिविल और सेवा मामलों में प्रैक्टिस भी इन्होंने किया है। साथ ही साथ अगर न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल की बात करें तो इन्हें कराधान के मामले में उन्हें विशेषज्ञता भी हासिल है। किसी? राजेश बिंदल जी को साथियों कराधान के मामले में विशेषज्ञता भी हासिल है इन्हें। 22 मार्च 2006 को उनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियमित न्यायाधीश के पद पर की गई थी। 22 मार्च 2006 को
इनकी नियुक्ति नियमित तौर पे इनकी नियुक्ति पंजाब और कहाँ साथियों, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियमित न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। और साथियों 19 नवंबर 2018 को उनका स्थानांतरण जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में किया गया था। इनका स्थानांतरण साथियों वहाँ से पंजाब और हरियाणा से 19 नवंबर 2018 को इनका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया साथियों, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में किया गया, जहाँ पे इन्हें जम्मू और एवं कश्मीर साथ ही साथ लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त अर्थात साझा मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्ति दिया गया। ठीक साथियों, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्ति दिया गया। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है साथियों कि भारतीय सेना ने सेना सेवा कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय सेना जो है, अगली जानकारी है हमारी जो भारतीय सेना है साथियों, ये अपना 260वां, कौन सा 260वां सेना सेवा कोर दिवस मनाया। भारतीय सेना 260वां, कौन सा 260वां सेना सेवा कोर सेना सेवा कोर स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस मनाया साथियों। भारतीय सेना जो है, ये भारतीय सेना 260वां कौन सा सेना सेवा कोर स्थापना दिवस, सेना सेवा कोर स्थापना दिवस अपना मनाया। ठीक साथियों, यह स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह स्थापना दिवस 8 नवंबर को मनाया गया, 8 दिसंबर 2020 को, 8 दिसंबर 2020 को अपना 260वां सेना सेवा कोर स्थापना दिवस के रूप में मनाया भारतीय सेना ने। ठीक साथियों, भारतीय सेना ने 8 दिसंबर 2020 को सेना सेवा कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सामान्य आपूर्ति एवं परिवहन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल MKS यादव और वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही साथ साथियों, देश भर के विभिन्न ASC प्रतिष्ठानों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथियों, इस उपलक्ष्य में 260 किलोमीटर लंबा अल्ट्रा रन, कौन सा 260 किलोमीटर लंबा अल्ट्रा रन, जिसकी थीम थी रन फॉर शहीद। इस अवसर पर साथियों 260 किलोमीटर अल्ट्रा लंबा अल्ट्रा रन, 260 किलोमीटर लंबा अल्ट्रा रन, लंबा अल्ट्रा रन जो है क्या, जिसकी थीम थी रन किया गया साथियों, जिसकी थीम थी रन फॉर शहीद। इसकी अगर साथियों थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? रन फॉर शहीद, रन फॉर शहीद अर्थात शहीदों के लिए रन। किसके लिए? रन फॉर शहीद अर्थात शहीदों के लिए रन की बात की गई। का आयोजन युद्ध स्मारक चंडी मंदिर से लेकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली तक 4 से 8 दिसंबर 2020 के बीच किया गया। साथियों, यह जो लंबा अल्ट्रा रन किया गया जिसकी थीम रन फॉर शहीद थी, इसका आयोजन साथियों 4 से
8 दिसंबर 4 से 8 दिसंबर 2020 के बीच किया गया। किसके बीच? 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम ने फिट इंडिया मूवमेंट की भावना को बढ़ावा देने के लिए 4 दिनों में यह दूरी तय की। सैन्य कमांडर पश्चिमी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह द्वारा झंडी दिखाकर शुरू की गई इस दौड़ ने 8 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर महानिदेशक आपूर्ति एवं परिवहन द्वारा अगवानी किए जाने से पहले अंबाला, कुंजपुरा और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल रई में स्थित विभिन्न युद्ध स्मारकों पर हमारे नायकों को श्रद्धांजलि भी दिया गया। ठीक साथियों, ये जो हमारा सेना सेवा कोर मनाया गया, स्थापना दिवस को मनाया गया 260वां इस दौरान। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर अगली जानकारी की, अगली जानकारी है साथियों कि थल सेना संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए। थल सेना अध्यक्ष जो है साथियों, जिनका नाम क्या है, थल सेना अध्यक्ष का क्या नाम क्या है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना अध्यक्ष हमारे भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष 2 देशों के दौरे पर निकले साथियों। कहाँ? 2 देशों के दौरे पर निकले। कहाँ कहाँ? ये साथियों संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात और साथ ही साथ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए। सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए। साथियों हमारे जो थल सेनाध्यक्ष थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, ये संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब के दौरे पर क्या हुए? रवाना हुए। ठीक साथियों, थल सेनाध्यक्ष साथियों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 9 से 14 दिसंबर 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हो गए साथियों। 9 से 14 दिसंबर तक इनकी यात्रा रहेगी। कब से साथियों? 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक इनकी क्या रहेगी साथियों? इनकी यात्रा रहेगी। ठीक साथियों, इस यात्रा के दौरान वह अपने समकक्षों और इन दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे। जनरल नरवणे की यह यात्रा साथियों इस मायने में ऐतिहासिक है कि पहली बार कोई भारतीय सैन्य प्रमुख UAE और सऊदी अरब का दौरा करने जा रहा है। थल सेनाध्यक्ष 9 से 10 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे साथियों। थल सेनाध्यक्ष की अगर बात करें, थल सेनाध्यक्ष की बात करें साथियों तो साथियों ये इनकी यात्रा की अगर बात करें, थल सेनाध्यक्ष की संयुक्त अगर यात्रा की बात करें तो इनकी संयुक्त यात्रा यह जो है 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये यात्रा पे रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो साथियों ये 9 से 10 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे। कहाँ? 9 से 10 दिसंबर तक। 9 से 10 दिसंबर तक कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे ये, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके बाद अगर बात करें साथियों तो जहां पर यह साथियों संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से मुलाकात करेंगे। कहाँ? ये 9 से 10 दिसंबर तक संयुक्त रूप से अरब अमीरात में रहेंगे। साथ ही साथ साथियों ये साथियों
वहाँ के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की संभावनाओं पे चर्चा करेंगे कि हमारी भारत की सेना और संयुक्त अरब अमीरात की भारतीय सेना जो है, इन दोनों देशों की सेनाएं जो हैं, इन दोनों देशों की सेनाओं में किस प्रकार से मजबूती लाया जाए, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को किस प्रकार से और मजबूत और प्रगाढ़ किया जाए, इन दोनों चीज़ों पे चर्चा किया जाएगा। इसके बाद साथियों, सेना प्रमुख जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, ये 13 से 14 दिसंबर 2020 तक अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सऊदी अरब में जाएंगे। कहाँ साथियों? 13 से 14 दिसंबर तक साथियों ये कहाँ रहेंगे? सऊदी अरब में रहेंगे साथियों। कहाँ पे? सऊदी अरब में रहेंगे। सऊदी अरब में इनकी पहली यात्रा, पहले चरण की यात्रा कहाँ रहेगी साथियों? फर्स्ट चरण की यात्रा इनकी रहेगी संयुक्त अरब अमीरात में, और सेकंड चरण की, दूसरे चरण की इनकी यात्रा सऊदी अरब में रहेगी। कहाँ साथियों? सऊदी अरब में, जहाँ साथियों ये भी इन प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे और सऊदी अरब व भारत के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जनरल नरवणे सऊदी अरब की थल सेना, जिसका नाम है रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के मुख्यालय, साथियों जो सऊदी अरब की थल सेना है, क्या नाम है उसका? रॉयल सऊदी लैंड फोर्स। सऊदी अरब की जो थल सेना है साथियों, कौन सी थल सेना? जिसका नाम है रॉयल, क्या नाम है? रॉयल रॉयल सऊदी लैंड, रॉयल सऊदी लैंड फोर्स, रॉयल सऊदी लैंड फोर्स। साथी सऊदी अरब की जो सेना है उसका नाम है रॉयल सऊदी लैंड फोर्स। इस सेना के मुख्यालय कहाँ? इस सेना के मुख्यालय संयुक्त बल कमान मुख्यालय और किंग अब्दुल अजीज सैन्य अकादमी का भी दौरा करेंगे। साथ ही साथ साथियों उनका सऊदी अरब के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में छात्रों और संकाय कर्मचारियों को संबोधित करने का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे जो थल सेना प्रमुख हैं, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, इनका कार्यक्रम क्या है साथियों कि ये जो सऊदी अरब की थल सेना है, रॉयल सऊदी लैंड फोर्स है, इसके मुख्यालय में भी जाएंगे, साथ ही साथ संयुक्त बल कमान मुख्यालय और किंग अब्दुल अजीज सैन्य अकादमी का भी दौरा करेंगे। इसी के साथ साथियों सऊदी अरब के का जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, वहाँ के छात्रों और संकाय कर्मियों को भी संबोधित करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, अब अगर हम बात करें साथियों भारतीय थल सेना की, इसकी भारतीय थल सेना के बारे में अगर बात करें साथियों, भारतीय थल सेना, तो भारतीय थल सेना के बारे में अगर बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ साथियों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना का अगर मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। साथ ही साथ साथियों अगर हम बात करें कि यहाँ भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है, सभी चीज़ों का एक आदर्श वाक्य होता है ना साथियों, तो हमारी भारतीय जो थल सेना है इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, तो इसके अगर आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है साथियों सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। भारतीय थल सेना का साथियों आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। और यहाँ के भारतीय थल सेना के जो मतलब क्या है, सेना अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इनका नाम है भारतीय थल सेना प्रमुख का। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर साथियों, अगली जानकारी है अगली जानकारी की बात करें साथियों,
हमारी अगली जानकारी है साथियों कि भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को, भारतीय मूल के, क्या नाम है साथियों इनका, अनिल सोनी। भारतीय मूल के अनिल सोनी, भारतीय मूल के अनिल सोनी को भारतीय मूल के अनिल सोनी हेल्थ एक्सपर्ट, अनिल सोनी को हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनिल सोनी को हेल्थ एक्सपर्ट, अनिल सोनी भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट, साथियों सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो सीईओ नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ क्या नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, अगर साथियों इनकी बात करें अनिल सोनी जी की, तो ये साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले सीईओ हैं। अनिल सोनी जी विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले सीईओ हैं। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है। स्वास्थ्य के मोर्चे के लड़ाई के लिए साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना एक नया संगठन बनाया है। साथियों, इस संगठन के सीईओ किसे बनाए गए हैं? भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को। अनिल सोनी इसके पहले, अनिल सोनी साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले सीईओ हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया साथियों कि अनिल सोनी को 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभाल, अनिल सोनी जी साथियों ये 1 जनवरी, कब 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। क्या? अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अनिल सोनी जी 1 जनवरी 2021 को अपने पदभार अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पदभार को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। ठीक साथियों, अगली जानकारी है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। अगर बात करें साथियों तो इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम चर्चा करें, स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग WHO भी कहते हैं, इसके फुल फॉर्म को कहते हैं हम लोग साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक साथियों, इसकी स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 1948 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साथियों अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। साथियों इसके टोटल अगर बात करें तो कुल सदस्य देशों की बात करें तो इसके कुल सदस्य देश 194 हैं। कितने? 194 टोटल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के टोटल सदस्य देशों की बात करें साथियों तो यह टोटल 194 देश इसके सदस्य देश हैं। साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है यह सभी देशों के जितने जितने देश इसके सदस्य हैं उन सभी देशों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नई नई चीज़ें होती हैं उसे विकसित करने के लिए और सभी देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और भी समृद्ध बनाने का काम करता है। यही काम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ठीक साथियों, अब अगर हम अपने अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली इंफॉर्मेशन है साथियों अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जानकारी हम दे दे रहे हैं, मुख्यालय इसका मुख्यालय जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। और अगर साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के सीईओ की बात करें, अनिल सोनी जी जो हैं ये साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के सीईओ हैं। और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सीईओ की बात करें अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें साथियों तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं टेड्रोस अधानम यहाँ के अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। टेड्रोस अधानम यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का काम वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? हमारे भारत के प्रधानमंत्री 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो साथियों ये जानकारी मैं कल या परसों की क्लास में आप लोगों को दे चुका था। आगरा मेट्रो परियोजना, कौन सी? आगरा मेट्रो परियोजना का हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से काम के उद्घाटन की बात किए हैं, काम का उद्घाटन किए हैं। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो यह परियोजना जो है यह टूरिस्ट स्पॉट जो हैं जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ने का काम करेगी ये जो मेट्रो परियोजना है। यह साथियों अगर बात करें तो 2 कॉरिडोर अर्थात 2 गलियारों की यह परियोजना बनाई जाएगी। ठीक साथियों, अगली इंफॉर्मेशन की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? हाल ही में भाजपा के किस नेता को तो अभी हाल ही में भाजपा के अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी, क्या नाम है? सुशील मोदी को हाल ही में भाजपा के सुशील मोदी भाजपा के नेता लिख दीजिए। हाल ही में भाजपा के नेता सुशील मोदी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। क्या किया गया साथियों? निर्विरोध निर्वाचित
किया गया। कब साथियों? अभी हाल ही में भाजपा के जो नेता हैं सुशील मोदी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। साथियों, बिहार के एलजेपी संस्थापक कौन? बिहार के एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट अभी आपको पता होगा तो अभी हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था, जिसके कारण यह सीट राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। तो इस सीट पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। साथियों, सुशील मोदी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। साथियों, सुशील मोदी 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने थे। सुशील मोदी की अगर बात करें तो पहली बार 1990 में साथियों सुशील मोदी पहली बार 1990 में विधानसभा सदस्य बने थे। क्या? विधानसभा सदस्य बने थे 1990 में पहली बार। और अगर बात करें इनके बारे में साथियों तो ये 2004 में भागलपुर से लोकसभा सांसद भी बने। 2004 में ये सुशील मोदी जी 2004 में साथियों भागलपुर से लोकसभा सांसद भी बने। लोकसभा सांसद भी बने, ठीक साथियों, 2004 में। फिर उसके बाद बात करें साथियों साल 2005 में 5 से अब तक सुशील मोदी बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य भी हैं। 2005 से ही अगर बात करें तो सुशील मोदी जी बिहार के क्या हैं? बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। और अब निर्विरोध चुने जाने के बाद वह अब राज्यसभा के सांसद भी बन गए हैं सुशील मोदी जी, ठीक साथियों। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 8 दिसंबर को साथियों 8 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस की बात करें साथियों तो 8 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, ठीक साथियों। 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाती है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। कब साथियों? 8 दिसंबर 1967 को। 8 दिसंबर को पहली बार साथियों 8 दिसंबर 1967 को पहली बार भारतीय नौसेना में पहली पनडुब्बी INS क्या? INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था पहली बार। कब साथियों? 8 दिसंबर 1967 को, ठीक साथियों। वर्तमान में भारतीय नौसेना में साथियों टोटल 67,228 सैनिक या कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर हम बात करें कि भारतीय नौसेना में वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी या सैनिक टोटल कितने कार्यरत हैं तो 67,228 सैनिक वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत सैनिक या तो सैनिक या तो हम कह सकते हैं इन्हें कर्मचारी, कार्यरत सैनिक या कर्मचारी 67,228 कितने? 67,228 सैनिक वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं, ठीक साथियों। अगली जानकारी की अगर बात करें साथियों तो अगली इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? अगली इन्फॉर्मेशन है
अगली इंफॉर्मेशन है साथियों कि कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा, तो साथियों चीन देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दूसरा कैसा दुनिया का दूसरा देश बन गया है साथियों। फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है साथियों। चीन देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन साथियों बात करें तो चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा, कौन सा राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला कौन सा दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक साथियों, बात करें साथियों तो चीन पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा साल 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी। इससे पहले अगर बात करें साथियों तो यह उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका को, किसे, इससे पहले यह उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका को इससे पहले यह उपलब्धि 1969 में, कब 1969 में यह उपलब्धि साथियों अपोलो मिशन के दौरान प्राप्त हुई थी। कौन से अपोलो मिशन के दौरान साथियों, अपोलो मिशन के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी साथियों। यह उपलब्धि इससे पहले साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका को 1967 में किस मिशन के तहत, अपोलो मिशन के तहत यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी। कौन सी, कि अपना राष्ट्रीय झंडा चंद्रमा पर फहराने की बात किया जा रहा है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो चीन ने चेंज 5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था। साथियों इस मिशन की बात करें जिस मिशन के तहत चीन ने अपना राष्ट्रीय झंडा चांद पर फहराया, तो इस मिशन को क्या कहा जाता है, चेंज 5। चीन के इस मिशन को साथियों, चीन के इस मिशन को चेंज 5 मिशन कहा गया। चीन जिस मिशन के तहत चांद पर अपना झंडा, राष्ट्रीय झंडा फहराया, उस मिशन को चेंज 5 मिशन कहा गया। क्या, चेंज 5 मिशन कहा गया साथियों। और इस चेंज 5 मिशन के लिए चांद पर चीन इसलिए भेजा गया था कि वहाँ से मिट्टी और चट्टान लाने की बात की गई थी। ठीक साथियों, अगली अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है, हम लोगों की अगली इन्फॉर्मेशन है कि किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो साथियों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने, कौन, कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। साथियों न्यूजीलैंड का जो खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी क्या नाम है, कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय
क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से साथियों संन्यास लेने का ऐलान किया है। ठीक साथियों, अगर बात करें साथियों तो न्यूजीलैंड के ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं कोरी एंडरसन जी, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किए हैं। साथियों न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट अगर बात करें तो कोरी एंडरसन जी न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, कितने साथियों 13 टेस्ट, साथ ही साथ 49 वनडे मैच और साथ ही साथ 31 T20 मैच खेले हैं साथियों, 31 T20 मैच खेले हैं साथियों, T20 मैच खेले हैं। कितने कोरी एंडरसन जी 13 टेस्ट मैच खेले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, साथ ही साथ 49 वनडे मैच और 31 T20 मैच न्यूजीलैंड की तरफ से खेले हैं साथियों, जिसमें ये टोटल में 2 शतक इन्होंने लगाया है। कितने 2 शतक लगाया, साथ ही साथ अगर बात करें तो 10 अर्धशतक भी लगाए हैं साथियों, 10 अर्धशतक, हाफ सेंचुरी और साथ ही साथ 90 विकेट लिए हैं साथियों, 90 विकेट भी इन्होंने लेने का काम किया है। और इसी के साथ टोटल इनके रनों की बात करें साथियों तो ये टोटल 2277 रन बनाए हैं। कितने 2277 रन बनाए हैं। कोरी एंडरसन जी की बात करें जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात किए हैं। इनकी अगर बात करें साथियों तो कोरी एंडरसन जी न्यूजीलैंड की तरफ से 13 टेस्ट मैच खेले, 49 वनडे मैच, साथ ही साथ 31 T20 मैच भी खेले हैं। और अगर बात करें साथियों तो इन सभी खेलों में इन्होंने 2 शतक लगाए, 10 अर्धशतक अर्थात 2 सेंचुरी, 10 अर्ध सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, साथ ही साथ 90 विकेट भी इन्होंने लिया। और 90 विकेट लेने के साथ साथ साथियों ये टोटल 2277 रन भी बनाने का काम किए हैं। साथियों एंडरसन ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट के साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एंडरसन जनवरी 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 36 गेंदों में सबसे तेज 10 रन बनाने के बाद लोकप्रिय हुए थे। अगर कोरी एंडरसन की बात करें साथियों तो ये वेस्टइंडीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे थे एक दिवसीय मैच में, उस दौरान ये साथियों सबसे तेज रन बनाए थे। 36 गेंदों में ही 100 रन बनाने के बाद ये लोगों के सबसे लोकप्रिय हो गए थे। ठीक साथियों, अगली बात करेंगे साथियों हम लोग, अगली इन्फॉर्मेशन है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है साथियों। यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस साथियों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों इस दिन की अगर बात करें तो आयोजन प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण का जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है साथियों जो 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान को गंवा दिए थे। साथियों जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी साथियों 1984 में 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी, उसी दौरान भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। उसमें जो लोग मारे गए थे, जो लोगों ने अपनी जान को गंवाई थी, इसी के कारण 2 दिसंबर को विश्व राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक साथियों, अब इसी में अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि अभी हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र अर्थात ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया गया है। तो अभी हाल ही में साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य के
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो एक साथियों आप लोग जानते होंगे कीवी फल होता है, क्या कीवी फल होता है, जो प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो लोग खाने के लिए बोलते हैं। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अभी हाल ही में साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य के कीवी जो एक फल होता है, कीवी को साथियों जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक साथियों, अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कीवी के लिए साथियों अभी तक हमारे भारत का कोई भी राज्य नहीं है जिसे जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह भारत देश का पहला राज्य, कौन? अरुणाचल प्रदेश भारत देश का पहला राज्य है जिसे कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। साथियों यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। यह प्रमाण पत्र साथियों किसके तहत दिया गया? ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना, डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया। ठीक साथियों, यह साथियों प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत यह प्रमाण पत्र अरुणाचल प्रदेश के कीवी को दिया गया। साथियों किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक या रसायन का प्रयोग न किया जाए। सबसे पहले आप यह जानिए कि कोई भी फल हो या कोई भी सब्जी हो उसे जैविक प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब उसे फल या सब्जी को उगाने के लिए किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर से जैवनाशक या रसायन का प्रयोग न किया जाए। किसी भी प्रकार के उर्वरक का, किसी भी प्रकार के खाद का, किसी भी प्रकार के जैवनाशक का या तो फिर साथियों रसायन का प्रयोग न किया जाए, तभी उस फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक साथियों, तो ये आज की हम लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है साथियों, जो पर डे। तो ये हम लोग अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना ना भूलें। आपको एक जानकारी मैं और दे रहा हूं कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए कुछ भी क्लासेज जैसे बाल विकास की, हिंदी की और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं। तो आप उन क्लासों को भी लेना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ क्लासों को आप लोग प्रत्येक जगह, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी किसी भी जगह आप लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक यह क्लास पहुंच सके जिन्हें कि ऐसे क्लास की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि अन्य क्लासों की नोटिफिकेशन या और भी जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, बाकी आप सभी लोग खुद ही जानकार हैं, होशियार हैं। आप अच्छे से अपनी नोट्स को बना रहे होंगे, क्लासों को रिवीजन किया करिए। आप लोग रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक क्लास में कहीं से भी आप पढ़ें, रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं से ओवर करते हैं साथियों, ठीक ना। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक को ज्वाइन करिए और वहाँ पे अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।